इस बार 68 पीपीएससी में मुझे 10th रैंक मिला है और इसी के हम्म। साथ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज के तहत असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स का पद प्राप्त हुआ है। वेलकम फ्रेंड्स, एम्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं मीमांसा। 68वीं बीपीएससी में इनका रैंक 10 था और इनको असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स मिला है, तो बहुत ही अच्छा पोस्ट मिला है। तो आज इनसे हम लोग जानने वाले हैं इनके तैयारी के बारे में, इनके लाइफ जर्नी के बारे में और आगे के फ्यूचर के बारे में भी, और साथ ही साथ जो न्यू कमर हैं जो अभी देने वाले हैं 70वीं, क्योंकि 69वीं का तो मैच खत्म हो गया, वो तो इंटरव्यू की बारी होगी इसमें 70वीं 71वीं, तो उनको क्या क्या सीख लेना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो शुरू से अंत तक वीडियो में सबसे पहले मीमांसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, मीमांसा जी, सबसे पहले आप ये बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे आपकी जर्नी के बारे में। मेरा नाम मीमांसा है। मेरी स्कूलिंग जो है वो माउंट एसएससी स्कूल भागलपुर से हुई है। के बाद मैं ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2020 में पूरा किया और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने पॉलिटिकल साइंस में जेएनयू से 2022 में पूरा किया। 2023 बीपीएससी मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था। इससे पहले एक बार मैंने फॉर्म फिल करा था, क्योंकि वो बस सीनियर साथ में थे तो बहुत सीरियसली अटेम्प्ट नहीं दिया था। 23 वाला मेरा सीरियस अटेम्प्ट था। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके मेंस के मार्क्स के बारे में और इंटरव्यू के मार्क्स के बारे में। मेंस में जीएस 1 में इस बार मुझे लगता है दोनों ही पेपर में थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है, जैसा मैंने पिछले मार्क्स के को एनालाइज करके देखा है। जीएस 1 में मेरे 154 मार्क्स हैं, जीएस 2 158 है, इससे मुझे 180 मिले हैं और 180। इंटरव्यू में मुझे 180। अच्छा अच्छा, हाँ। और इंटरव्यू में मुझे 83 मार्क्स मिले हैं। 83। तो इस बार का जो मार्किंग पैटर्न है उसके लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा मार्क्स है, और इसी का रीजन है कि आपको रैंक 10 मिला है। तो निश्चित रूप से, खासकर आप एससी की बात करें तो 180 इज रियली वेरी वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि 68 में से ही पहली बार एससी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसकी तैयारी आपने कैसे की थी, मेंस की तैयारी इस बार? मेंस की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दो चीजें हैं। पहला सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। डिस्पाइट पैटर्न चेंज हो गया है क्वेश्चन पूछने का, बट सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अगर आप सिलेबस देखें तो बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है मेंस का। उसमें टॉपिक्स डिलिनेटेड है। एग्जाम्पल हिस्ट्री में टैगोर लिखा हुआ है, गांधी है। आप इन सिलेबस को देखें और इनके साथ इन टॉपिक्स पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, आप एग्जाम्पल गांधी पर स्वराज पे क्वेश्चंस आए हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर के नेशनलिज्म पे क्वेश्चंस आए हैं, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के सब टॉपिक्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन्ड है उन सबके छोटे छोटे नोट्स बना ले अलग अलग डायमेंशंस पे। ये डायमेंशंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ये छोटे नोट्स आपके लिए बहुत हैंडी रहता है। एक तो आप रिवाइज इन्हें जल्दी से कर सकते हैं, प्लस आप जो खुद से लिखते हैं एक बार, वो आपको रिकॉल ज्यादा रहता है और आप उसे मेंस में अपने आंसर शीट पर लिख भी पाते हैं। मेंस के लिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर उसके बाद ये तो स्टार्टिंग के लिए हो गया। करंट अफेयर्स वाले जो सेक्शंस हैं उसके लिए मैं विजन की जो मंथली मैगजीन है उस पर रिलाई करती थी, दोनों प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। बस आपको सब्जेक्ट डिलिनेट करने होते हैं। एग्जाम्पल मेंस में जो करंट अफेयर्स के सेक्शंस होते हैं उसमें पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी या एनवायरनमेंट में अगर कुछ मेजर चीजें हुई है तो वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस हिसाब से मैंने उसको डिलिनेट किया था। ओके, अच्छा। एसए एसए 180 इज अ वेरी गुड स्कोर। एसए की तैयारी आपने कैसे की थी? इसके लिए आई वुड से कि मैंने कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मेरा एकेडमिक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था। मुझे लगता है कि उसने बहुत हेल्प किया। बट अगर जरूरी नहीं है कि आप एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप अच्छा इसे लिख सकते हैं। कुछ चीजें जो मैंने की थी मैं आपके साथ वो शेयर कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कलेक्ट करके एक जगह रख लिए थे, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स।
और कुछ आप गूगल कर सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव स्टोरीज या द बेटर इंडिया करके वेबसाइट है, वहां से आपको कुछ रियल स्टोरीज मिल जाएंगे। मेंस की प्रिपरेशन के दौरान हम बहुत सारे डेटा, फैक्ट्स, ये सब भी नोट डाउन करते हैं, तो वो भी हमारे पास एक कंपाइलेशन रहता है। जब हम ए से लिख रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ए से जीएस पेपर का एक्सटेंशन नहीं है। उसमें आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि आपको फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के बारे में कितना आता है या ज्योग्राफी के बारे में कितना आ रहा है। वो बस ये टेस्ट है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। जो आप 68 में तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स मिले थे हमें, लेकिन अगर आप 69 की बात करें तो इस बार जब हम 69 का मेंस लिख रहे थे तो उसमें बहुत स्टैटिक से दिखने वाले क्वेश्चन थे। एग्जाम्पल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुमेन को लेकर के था। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो आपसे वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ना ही वो जीएस2 का क्वेश्चन है, वो एक एसे का क्वेश्चन है। आप उसको सोच सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बार मैंने लिखा था 69 में कि आप पहले से वुमेन को बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, तब जाके उन्हें फ्रेंचाइज मिला था। वो हिस्टोरिकल डायमेंशन से शुरुआत करा, फिर आप उसको अलग अलग डायमेंशन में तोड़िए। डिस्पाइट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, फिर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिखे, बहुत सारे इंटरनेशनल वुमेन लीडर्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे करके उनको बहुत सारे डायमेंशंस में तोड़ेंगे ना, तो इससे लिखने में आसानी हो जाती है। प्लस वो बहुत लंबे लिखने होते हैं, आपको आप एक डायरेक्शन में ज्यादा पॉइंट्स आपके पास नहीं हो सकते लिखने के लिए। तो क्या आपने अपना इवैल्यूएटेड या अनइवैल्यूएटेड कॉपी डाउनलोड किया है अभी तक? नहीं, इवैल्यूएटेड हमें मिली नहीं अभी तक, और अनइवैल्यूएटेड ना मैं डाउनलोड नहीं कर पाई थी। तो अगर इवैल्यूएटेड कॉपी जब अवेलेबल होंगे तो मैं डाउनलोड जरूर करूंगी। या फिर बहुत सारे यूपीएससी के टॉपर्स की जो एसे कॉपीज अवेलेबल है ना, आप उनको स्क्रॉल करके आइडिया ले सकते हैं कि आपको लिखना कैसे है। और निश्चित रूप से हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जब आपका डाउनलोड हो या अवेलेबल हो तो निश्चित रूप से आप शेयर करें। अच्छा, इंटरव्यू पर हम आ रहे हैं। इंटरव्यू में अच्छा, आपके पास से एक और बात पता चलता है कि आपने 68वीं को तो क्लियर किया है, साथ साथ 69वीं के मेंस को भी आप अभी लिख के आए हैं। तो ये निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा करेंट हैं और लगातार बदले पैटर्न में आप आ रही हैं। तो 70 के लिए भी हम लोग टिप्स लेंगे बाद में। इंटरव्यू की हम लोग बात कर रहे हैं। इंटरव्यू में आपने 83 मार्क्स स्कोर किया, बहुत अच्छा है। तो इंटरव्यू में खासकर जो हॉबी वाला सेक्शन है उसको आपने कैसे तैयारी किया था, या उससे आपके क्वेश्चन आए थे? जी, मुझसे हॉबी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इनिशियली मेरा इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन के डिबेट ओरिएंटेड हो गया था, क्योंकि मेरी पढ़ाई जेएनयू से, जैसे मैंने आपको बताया, हुई थी। तो इनफैक्ट एक इंटरव्यूअर ने खुद बोला था कि वहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा डिबेट करते हैं, इसीलिए हम आपसे डिबेट करके इसका जवाब पूछना चाह रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ना बहुत स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, और ये नहीं कि ईगो पे ले लिया और हम लड़ पड़े, ये सब नहीं करना होता। अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, इनफैक्ट नॉलेज का भी टेस्ट होता है। और बट आप पेशेंटली कामली उनके क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे ना, तो वो आपको लगता है एक पॉइंट पे कि वो आपको बहुत ग्रिल कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर दूसरे एक इंटरव्यूअर थे, उन्होंने थोड़ा माहौल को लाइट करने के लिए मुझसे पूछा, अच्छा आपकी हॉबीज क्या है? तो मैंने अपनी हॉबी में लिखा था डूडल आर्ट बनाना। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या होता है? तो मैंने बताया कि जो आपके रैंडम थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, आप उनको स्केच कर देते हैं। इससे क्या होता है, कोई रूल बाउंड नहीं है, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो उसी से जुड़ा उन्होंने दूसरा सवाल मुझसे पूछा कि अभी जो सर आपसे आईआर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उस समय आपको जो रैंडम थॉट्स आ रहे थे, आप उनका क्या डूडल बनाती? तो मैंने उनको कहा लैंड वाटर की एग्रीमेंट, पॉलिटी की बुक, इंटरनेशनल रिलेशंस और क्वेश्चन मार्क, जिसपे सब हंसने लगे थे। तो ये है कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने और कामली क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। निश्चित रूप से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो आपका फ्लुएंसी है वो आपको मदद किया है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अब चलो हम लोग आ जाते हैं 70वीं पीपीएससी 30 सितंबर को उसका पीटी है, हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जो बदला पैटर्न है, आप लगातार 68-69 का पीटी को क्वालिफाई किए हैं, तो पीटी से स्टार्ट करते हैं। पहले पीटी के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे जो एस्पिरेंट्स हैं, और उसके बाद फिर मेंस के लिए 70वीं और ऑनवर्ड्स 70वीं? प्रीलिम्स के लिए क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज्ड है 68 से, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला,
कि जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एक बेसिक बुक्स को आप फिक्स फाइनलाइज कर लें। सबको पता होता है लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, मॉडर्न के लिए सब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट में आपका बेस बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप उनकी एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटीज भी मुझे लगता है कि 9th-10th के बाद ज्यादा हेल्पफुल होती है। वो आप देख लेंगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फिर आप हर सब्जेक्ट के लिए एक ही बेसिक बुक को पकड़ेंगे, बहुत ज्यादा मटेरियल या रिसोर्सेज के पीछे मत भागे। दूसरा, क्योंकि अभी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सिर्फ बीपीएससी ओरिएंटेड रहे हैं, उनकी रेलेवेंस मुझे लगता है कि अभी थोड़ी कम हो गई है। आप क्या कर सकते हैं ना कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो यूपीएससी वाले होते हैं, उनके सेक्शनल टेस्ट आते हैं। एग्जाम्पल हिस्ट्री के लिए अलग आती है, मॉडर्न। आप अपना सब्जेक्ट पढ़ लें, उसके बाद 1 या 2 सेक्शनल टेस्ट घर पे ही सॉल्व कर लें। ये बस ये चेक करने के लिए है कि आपके कौन से वीक एरियाज हैं, कौन से आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। आपको ये नहीं देखना कि आपको 80 आ रहे हैं कि 180 आ रहे हैं। वो सिर्फ ये पता करने के लिए कि आपने जो पढ़ा वो आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगली बार जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपको याद आएगा कि ये क्वेश्चंस इस टॉपिक पर फ्रेम हुए थे। तो या तो आपको वो बेटर रिकॉल रहेगा, यानी तो आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मुझे अच्छे से पढ़नी है। ऐसा करने से आपका स्टैटिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। 69th में करंट अफेयर्स बहुत पुराने थे। अगर आप देखें तो वो बहुत रीसेंट करंट अफेयर्स नहीं थे। आप न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए। कई बार जो चीजें टॉपिक करंट में रहती है ना, वो रिपीट भी होती रहती है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। स्टैटिक को स्ट्रांग करिए और एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। टेस्ट सेक्शनल दें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टैटिक कहाँ पर वीक है, कहाँ पर स्ट्रांग है। दूसरा, टेस्ट देने से क्या होता है ना कि आपको ये भी पता चलता है कि आप कितनी ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिससे आप एक सेफ स्कोर आपको आ जाता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आप सब मार के नहीं आ सकते। कुछ लोगों की एक्यूरेसी अच्छी होती है, कुछ की खराब होती है। ये आपको टेस्ट देने से पता चल जाएगा। क्या आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था या फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था या सेल्फ से किया था? मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कम समय था। मैं नवंबर में ही वापस आई थी, तो मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, ना ही कोई टेस्ट सीरीज। लेकिन हाँ, मैं ऑनलाइन जो है ना, आप राजेंद्र नगर वगैरह से मैं मंगवा लिया करती थी जो सेक्शनल टेस्ट वगैरह होते थे। क्योंकि मैं दिल्ली में कई साल रही थी तो मुझे पता था कि वहां से मैं कुरियर करवा सकती हूँ। बट ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर सेक्शनल टेस्ट वगैरह फ्रीली भी अवेलेबल है। आप बस उनको डाउनलोड करके सॉल्व कर लें। खुद से एनालिसिस करना ज्यादा जरूरी है। ओके ओके, सेल्फ स्टडीज और सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये तो पीटी की अपनी बात कर दी। मेंस के लिए अभी के अकॉर्डिंग, मतलब अभी पीटी मेंस दोनों को तैयारी करने के को लेकर साथ में आगे बढ़ा जाए नए छात्रों के लिए, या फिर कैसे आगे बढ़े, खासकर 70वीं को यदि पॉइंट ऑफ किया जाए तो? अभी अगर आप 70th बीपीएससी की बात करें तो मेरे ख्याल से आपको इस समय मेंस की ओरिएंटेड पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट्स बदल जा रहे हैं या किताबें बहुत चेंज हो जा रही है। बस उनका अप्रोच बदल जाता है मेंस में और प्रीलिम्स में। एग्जाम्पल, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। जब आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आप फैक्चुअल डेटा पे ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन जब उसी किताब को आपको मेंस के लिए यूज करना है, तो जैसे नेशनल मूवमेंट एक टॉपिक है सिलेबस में जो DS1 का पार्ट। स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे ना कि हर चैप्टर के पीछे एक समरी पेज है जिसमें लिखा हुआ है पॉइंटर्स। आप उन पॉइंटर्स को अपने मेंस के नोट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको रीड करेंगे तो आपको पता है कि नेशनलिज्म में मास एजुकेशन का रोल था या फिर मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया का रोल था। आपको बस ये याद रखना है। ये आपको पॉइंटर्स रिकॉल रहेंगे तो आप उनको फ्रेम करके आंसर्स लिख सकते हैं एग्जाम में। तो अभी आई वुड से कि आप मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई ज्यादा करिए। अगेन सिलेबस को लीजिए, PYQ देखिए, उससे आपको थीम्स पता चल जाएंगे। छोटे छोटे नोट्स बना लें, आपके पास अभी काफी समय है। जी। अच्छा, एक और सवाल आपके फ्यूचर को लेकर। आप यूपीएससी में कभी बैठी हैं या फिर आगे का प्लान कैसा है? मैं एक साथ ही बैठी थी 2023 में, और इस साल मैं CSAT क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। उसका एक रीजन ये भी था कि बीपीएससी 68 का मेंस और यूपीएससी का प्रीलिम्स के बीच में लगभग 1 वीक का ही गैप था। बिल्कुल ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाई थी।
मैं चाहूंगी कि मैं दोबारा कोशिश करूं, बट अभी के लिए मुझे जो मिला है मैं उससे भी बहुत खुश हूँ। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, इनमें कुछ होंगे जो फर्स्ट टाइम देने वाले होंगे, कुछ होंगे जो शायद 2-3 बार ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं। जिनके लिए मेरा बस एक सजेशन है कि जिनके 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं और अगर आपका प्री नहीं हो पा रहा है या कोई भी स्टेज नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसा नहीं करिए कि आप तैयारी छोड़ दीजिए, बट प्लीज अपने पास एक प्लान बी जरूर तैयार कर लीजिए। मैंने नवंबर में यूजीसी नेट के एग्जाम पास कर लिया था, तो मेरे पास एक बैकअप प्लान ऑलरेडी था। उससे क्या होता है ना, मेंटली फ्री रहते हैं कि इन केस अगर मेरा बहुत अनसर्टेन है सिविल सर्विसेज, स्पेशली प्रिलिम्स मुझे बहुत ज्यादा अनसर्टेन स्टेज लगता है। आपको नहीं पता होगा कि आप लाइन के उस पार होंगे या नहीं होंगे, उस दिन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट हो जाता है। एक प्लान भी रहने से ना आपको मेंटली आप थोड़ा बहुत रिलैक्स रह सकते हैं कि इफ ये नहीं काम करे तो मेरे पास कुछ है जिसपे मैं फॉल बैक कर सकती हूँ। और जो नए लोग हैं, आप बेसिक्स को, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहने से ना आप आगे के चैलेंजेस एज एंड व्हेन आप उसको डील कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेके पढ़ाई करनी है, ये नहीं कि 12 घंटे पढ़ने से ही होता है। अपनी हॉबीज को भी साथ में परस्यू करिए, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी होता है। जी, ओके। जाते जाते जरा ये बता दें कि आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसे हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्विस में है, वो 39th बीपीएससी बैच के हैं। मम्मी ओके मेरी होम मेकर है, और मेरा एक छोटा भाई है जो फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में है। ओके ओके, तो आपकी जो फैमिली का बैकग्राउंड है बिल्कुल इनरिच्ड रहा है सिविल सर्विसेज से, तो इसको और आप आगे बढ़े। अकेडमिकली मैं स्ट्रॉन्ग रही हूँ, जिसका फायदा मुझे मिला है, और आई एडमिट इट। इनफैक्ट मीडियम भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे, और मैं मानती हूँ कि जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके आते हैं ना, उन्हें डबल मेहनत लगती है। पहला, उनको कई बार उतने अच्छे से मटेरियल नहीं मिल पाते, अब ऑनलाइन फिर भी बहुत अवेलेबल होते हैं। दूसरा, हिंदी लिखना अपने आप में बहुत मुश्किल है। ये मुझे हिंदी की जो एसे होती है वो लिखने समय पता चला, कई सालों बाद मैंने हिंदी में कुछ लिखा था, तो मुझे समझ आया कि बहुत मेहनत लगती है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। तो आप लोग निराश मत होइए। अब ऐसे फॉर एग्जाम्पल ना एक लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया, आप अपनी थॉट्स को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको हेल्प हो इससे, और लिखने की प्रैक्टिस करिए, बस ऐसा कि सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जी मीमांसा जी, इन्हीं शब्दों के साथ इस इंटरव्यू को यहाँ पर फिलहाल मैं रोकना चाहूंगा, और साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहा हूँ कि आप अभी यहाँ तक पहुंची हैं और आगे भी आप नए नए ऊंचाइयों को अचीव करें, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी के भी नेक्स्ट अटेम्प्ट हो। और साथ ही साथ आप जिस पर्सनैलिटी की धनी इंसान है, तो उसका लाभ फील्ड में निश्चित रूप से जो आम जनता है सिविल सर्विसेज पास करके जो आप हैं उसको भी मिले। थैंक यू सो मच, एंड इनफैक्ट थैंक यू। आप हमें अपने चैनल के थ्रू बहुत सारे इंसाइट्स देते रहते हैं, जिससे बहुत लोग पढ़ने के लिए भी मोटिवेट होते रहते हैं। तो थैंक यू, जी यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब।